अपने चाचा और अपने दादा से अपने दिल की बात कहकर आर्य को बहुत सुकून मिल रहा था। अब वो शांत मन से हर काम पर फोकस कर पा रहा था। इसलिए सबसे पहले वो अंश के साथ खेलने लगा था कि वो उसके बाद उसकी शिकायत न सुने। अंश अब पूल से बाहर आ चुका था। आर्य उसे अपने साथ अपने कंधे पर उठाकर कमरे में ले आया और फिर दोनों भाई साथ में खेलने लगे। बातों ही बातों में अंश ने आर्य को बताया कि वो उसके लिए कुछ लाया था। वो आर्य के कान के करीब जाते हुए अंश ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, बड़े भाई, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूं। मैंने उसे अपने कमरे में रखा है, तो अभी शंभू अंकल से बोलकर मैं उसे आपके कमरे में भिजवा देता हूं और फिर आप उसे खोलकर देखना कि मैं आपके लिए क्या लाया हूं। आर्य ने प्यार से अंश को बहलाते हुए कहा, अच्छा, अंश मेरे लिए गिफ्ट लाया है। अगर वो गिफ्ट अंश लेकर आया है तब तो वो बहुत ही स्पेशल होगा। फिर चाहे उसमें कुछ भी हो, मैं उसे हमेशा अपने पास रखूंगा। थोड़ी ही देर में एक स्टाफ आर्य का तोहफा लेकर वहां पर आया। आर्य ने जैसे ही वो तोहफा खोला, उस डिब्बे में से एक मुक्का बाहर निकला और उस मुक्के में रुई भरा हुआ था, जिसके ऊपर एक चोकर भी बना था। वो मुक्का सीधे आकर आर्य की नाक में लगा। उससे चोट तो नहीं लगा, लेकिन वो समझ गया कि अंश ने उसके साथ शरारत की है। आर्य ने हंसते हुए कहा, बदमाश, बड़े भाई को मारते हो? तुम्हारे पापा को पता चला तो देखना वो तुम्हें कितना मारेंगे। अंश ने बड़ी मासूमियत से आर्य से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज भैया, पापा को मत बताना। मैं उनके लिए जो तोहफा लाया हूं वो भी आपको दे दूंगा। आर्य ने उससे सवाल करते हुए कहा, अच्छा, तो तुम उनका तोहफा मुझे दोगे तो वो सैड नहीं हो जाएंगे? अंश में अपने पापा से नाराजगी जताते हुए कहा, नहीं, उन्हें तो मेरा लाया हुआ तोहफा पसंद ही नहीं आता, इसलिए अब मैं उनके लिए कोई तोहफा नहीं लाऊंगा। आर्य भी अंश के सवालों के सामने थोड़ा असहज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस छोटे से बच्चे के सवालों का क्या जवाब दे। आर्य के चाचा अंश को लेकर परेशान थे कि कहीं अंश घर के ऐसे माहौल में बिगड़ ना जाए। इसलिए वो अक्सर अपने बेटे के लिए एक स्ट्रिक्ट पिता के नकाब में रहते थे। यही वजह थी कि वो कभी अपने बेटे पर खुलकर प्यार नहीं लुटाते थे और ना ही उसके लाए गए तोहफों की कभी तारीफ करते थे। जाहिर सी बात थी कि आर्य ये सारी बातें अपने छोटे भाई को नहीं समझा सकता था। इसलिए उसने बात को टालते हुए अंश से कहा, नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पापा को तुम्हारे लाए हुए तोहफे पसंद नहीं आते, बस वो नहीं चाहते कि तुम फालतू में पैसे खर्च करो। अंश ने अपने बड़े भाई के एक्सप्लेनेशन को जवाब देते हुए कहा, नहीं बड़े भाई, मैं ज्यादा पैसे नहीं खर्च करता हूं। वो पैसे मुझे मम्मी कॉफी खरीदने के लिए देती है ना, वो बहुत ही कम होते हैं। इसलिए कोई भी तोहफा अगर उन पैसों से ज्यादा महंगा होता है तो मैं वो नहीं खरीदता हूं। आर्य ने ऐसे ही क्यूरियस होते हुए पूछा, अच्छा, तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें मार्केट जाने के लिए कितने पैसे देती है? अंश ने आर्य की बातों का जवाब देते हुए कहा, बस 10,000 रुपए। जब आर्य ने उस छोटे से बच्चे के मुंह से 10,000 रुपए का नाम सुना तो वो सोच में पड़ गया, क्योंकि किसी 4 साल के बच्चे के लिए पैसे बहुत ज्यादा थे। अंश ने अचानक से आर्य से सवाल करते हुए कहा, अच्छा बड़े भाई, क्या आपकी शादी होने वाली है?
अंश की बात सुनकर आर्य चौंक गया था और उसने तुरंत उससे दोबारा सवाल किया, शादी? किसकी शादी? तुम्हें यह किसने कहा? अंश ने बिल्कुल एक टेप रिकॉर्डर की तरह अपनी मम्मी की कही बात आर्य को बताते हुए कहा, मैंने सुना दादा दादी और मम्मी पापा आपकी शादी के बारे में बात कर रहे थे कि अब आपकी शादी कर देंगे क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो ना, और उन्होंने आपके लिए एक लड़की भी देखी है। आर्य ने फिर से अंश से सवाल करते हुए कहा, अंश तुम तो बहुत छोटे हो, सारी बात तुम्हें कैसे समझ में आती है और तुमने ये बात कैसे सुनी? आर्य को समझ आ रहा था कि परिवार में इतनी जल्दी उसकी शादी की बात क्यों हो रही थी, क्योंकि आर्य को किसी लड़की के साथ बदनाम किया गया था। लेकिन रंधावा परिवार ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाया था, पर फिर भी उसके परिवार को इस बात की फिक्र थी कि पता नहीं कोई अच्छे परिवार की लड़की आर्य से शादी करेगी या नहीं। इसलिए वो अभी से ही उसकी शादी के बारे में सोच रहे थे। आर्य को पता था कि भले ही उसके परिवार वाले इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो तुरंत आर्य से इस बारे में बात नहीं करेंगे। अंश ने फिर हंसते हुए अपने बड़े भाई को जवाब देकर कहा, आपके गार्डन में आने से पहले जब मैं वहां पर खेल रहा था ना, तब मैंने सुना कि सारे लोग आपकी शादी की बात कर रहे थे, तो मुझे पता लग गया। आर्य ने अंश को समझाते हुए कहा, ठीक है, अगर कोई आगे इस बारे में बात करे तो तुम चुपचाप वो सारी बात सुनकर मुझे बता देना, और तुम ये बात किसी और से मत कहना कि तुमने मुझे ये सब बताया है, समझ गए? जब आर्य ने इतनी सीरियस बात अंश के मुंह से सुनी तो अब वो थोड़ा घबरा गया। उसे लग रहा था कि शायद ये मामला बहुत जरूरी था, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा और सिर्फ हां में अपना सिर हिला दिया। अब अंश थोड़ा घबरा गया था। उसे लग रहा था कि शायद उसने कोई गलती कर दी है, इसलिए उसके बड़े भाई उसे डांट रहे थे। इसलिए उसने भी सीरियस होते हुए आर्य से कहा, हां मैं समझ गया और आपको ये सारी बात बता दूंगा, लेकिन आप भी मम्मी से मत कहना कि मैंने ये सब कहा है, वरना वो मुझे मारेंगी। आर्य ने एक लंबी सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि शायद वो अंश को अपनी तरफ करने में कामयाब हो गया था। इसलिए फिर उसने अंश से आगे पूछताछ करना शुरू किया। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, बस तुम्हें ये बताओ कि उन लोगों ने आगे क्या कहा। आर्य मन ही मन सोच रहा था कि इतने कम समय में उसकी शादी की बात करना ऐसा नहीं हो सकता था, पर अभी फिलहाल शायद उन लोगों को भी शादी की जल्दी नहीं थी, इसलिए आर्य ने उन लोगों से ना तो बात की थी और ना उन लोगों ने आर्य से बात की थी। शादी ना करने की आर्य के पास अपनी वजह थी। सबसे पहली बात तो ये कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता था, और दूसरी बात ये कि अभी तो वो 20 साल का भी नहीं हुआ था। उसने अभी 1 साल पहले ही तो कॉलेज जाना शुरू किया था। आर्य अपनी सोच में डूबा था कि तभी अंश ने फिर से कहा, दादाजी कह रहे थे कि हमें शादी की कोई जल्दी नहीं है। वो लड़की जिससे आपकी शादी की बात चल रही है ना, वो भी उम्र में काफी छोटी है, इसलिए वो लोग सबसे पहले आपसे इस बारे में पूछेंगे। भैया, क्या आप सचमुच
शादी करने वाले हो? क्या आपके जितने बड़े होने के बाद लड़के खूबसूरत लड़कियों से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं? लेकिन मेरी शादी कब होगी? आर्य अंश की बातों पर फिलहाल ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जब उसने सुना कि दादाजी ने अभी उसकी शादी का ख्याल दिमाग से निकाल दिया था, तो उसने एक चैन की सांस ली, लेकिन फिर गुस्सा भी हो गया। आर्य को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके दादाजी ने शादी को फिलहाल के लिए टालने का फैसला इसलिए नहीं बदला क्योंकि उस लड़की की उम्र कम थी, बल्कि वो बात मल्होत्रा परिवार के साथ शादी के रिश्ते से जुड़ी हुई थी। ऑफिशियल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि उस शादी के कॉन्ट्रैक्ट में जो दोनों तरफ से रिश्ता था वो मर्दों का ही था, लेकिन फिर भी आखिर ये था तो एक रिश्ता ही। हां, वो अलग बात थी कि कई सालों से मल्होत्रा परिवार और राठौड़ परिवार के बीच ज्यादा बातचीत नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उनकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड था। ऐसे में किसी एक जगह पर रिश्ता होने के बाद भी अगर कोई दूसरी जगह रिश्ता करना है तो वो उनके लिए तो मुसीबत ही होगी। अगर इस हालत में राठौड़ परिवार किसी नई जगह से रिश्ता जोड़ता है तो लड़की का परिवार राठौड़ परिवार को कोर्ट तक लेकर जा सकता था। हालांकि उन लोगों को महसूस हुआ था कि मल्होत्रा परिवार नहीं चाहता था कि इस शादी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को भी पता चले, और यहां तक कि वो लोग भी यही चाहते थे कि आर्य की शादी कहीं और हो जाए। लेकिन आर्य के दादा को ये सारी बातें नहीं पता थी। अभी के हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही वो लोग इस बारे में बात करने वाले थे। आर्य को भी इस बात की फिक्र थी कि कैसे उसके दादा मल्होत्रा परिवार के साथ रिश्ते के बारे में उनसे बात करेंगे, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में दोनों परिवारों के बीच क्या बनेगा और क्या बिगड़ेगा। इसी बारे में सोचते सोचते रात हो गई और आर्य सो गया। अगले दिन समय से पहले ही उसकी आंखें खुल गई और उसके दिमाग में बस यही सारे ख्याल चल रहे थे। पिछली रात जो आर्य को अपने छोटे भाई से इंफॉर्मेशन मिली थी, उसके बाद से आर्य ठीक तरीके से सो भी नहीं पाया था। जैसे ही वो आंखें बंद करता और सोने की कोशिश करता, उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ जाते और वो ठीक से सो नहीं पाता। बस इसी बात से डर रहा था कि कहीं किसी भी तरह उसका सपना सच ना हो जाए और उसका ये जो सपना था वो सपना ही रहे। वो किसी भी तरह ख्यालों को अपने दिमाग से निकालना चाहता था और अपने सपने और हकीकत के बीच में एक दीवार खड़ी करना चाहता था। आखिर अंश आर्य से बार बार अपने पापा की शिकायत क्यों करता था? क्या अंश के साथ खेलते खेलते आर्य अपने बचपन की बुरी यादों को भुला पाएगा? क्या ऐसे ही हंसी खुशी में गुजर जाएगा राठौड़ परिवार का समय, या फिर एक नई मुसीबत कर रही है उनका इंतजार?